देखिए पुलिस अभी हमने देख लिया कहाँ से आता है। ठीक है, ये भैया जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। मूलतः ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है और भारत में 1843 में चार्ल्स नेपियर के द्वारा सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना की गई। किसके द्वारा? चार्ल्स नेपियर के द्वारा की गई। आ गया समझ में? तो पुलिस भैया क्या है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। भारत में चार्ल्स नेपियर के द्वारा 1843 में ये आया। आप लोगों में से कौन कौन व्यक्ति हैं जो असफल हुए हैं जिंदगी में? असफल हुए हैं? अरे हाँ, परीक्षा में ही मान लो। सब सफल हैं? हम भी हाथ उठा सकते हैं क्योंकि हम भी असफल हैं। देखो असफल, बैठ जाए, हाथ नीचे करो। अरे यार तुम लोग क्यों नहीं? तुम लोग क्या सफल हो गए हो? IAS PCS बन गए? अभी तक दिए ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं। जो असफल हो गए हैं उनके लिए भी जो असफलता है ये कुछ ना कुछ सिखाकर गई होगी, क्योंकि हर असफलता से आप लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं। और बात मानिए कि आज से 10 वर्षों के बाद जो आपकी असफलताएं होंगी वो आपके लिए इतना मैटर भी नहीं करेगी। आप उन असफलताओं को काफी पीछे छोड़ चुके होंगे। आपको ये ध्यान भी नहीं होगा कि मैंने कितनी बार एग्जाम दिया और कितनी बार मैं फेल हुआ, लेकिन हर कदम पर आप कुछ ना कुछ सीखते आए। और 10 वर्ष के बाद जब आप सफल हो जाएंगे, 10 वर्षों के बाद जिस पायदान पर आप होंगे, तो आपकी असफलताएं आपसे काफी दूर। समझ में आ रहा है? असफलताओं से आपको सीखना चाहिए, आपको मोटिवेट होना चाहिए। और जितना अपनी असफलताओं से आप मोटिवेट होंगे उतना ही आप आगे बढ़ पाएंगे। और कभी भी यदि आप असफल हो रहे हैं तो कभी भी ऐसा मत सोचिए, उसको ग्रहण करिए। क्या करना है? ग्रहण करना है। आज क्या होता है, हम असफल हो जाते हैं, एग्जामिनेशन में फेल हो गए, आंसू बहाते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन ये सब 10 वर्षों के बाद जब आप जिस पायदान पर होंगे तब ये सारी चीजें आप भूल जाएंगे, मैटर नहीं करेंगे। क्लियर है? हाँ पूछिए। देखो किसको? सिकंदर को सफल व्यक्ति कह सकते हैं। समझाते हैं। जब हम लोग बात कर रहे हैं कि भैया किसको हम सफल कहेंगे और किसको हम असफल कहेंगे, क्लियर हो गया कि हम लोग किसको सफल कहेंगे, किसको असफल कहेंगे। हर व्यक्ति के लाइफ का कोई ना कोई एक मोटो होता है, या हम कह सकते हैं अपना एक लक्ष्य होता है। हमने क्या है, कुछ अपने गोल्स सेट किए हैं। क्या किए हैं? कुछ अपने गोल्स सेट किए हैं, कुछ आयाम सेट किए हैं कि यहां तक ये मेरी पहुंच है और ये मुझे हासिल करना है जीवन में। जिस व्यक्ति का कोई जीवन में गोल ही नहीं है उस व्यक्ति का जीवन ही बेकार है, उस व्यक्ति को जीना ही नहीं चाहिए। तो यदि जो आपने गोल्स सेट किए, जो आपने लक्ष्य अपने लिए सेट किए हैं, वो चाहे सुबह 5 बजे उठने का हो या फिर नाश्ते में 4 पराठे खाने का हो, लेकिन अगर आपने वो गोल, वो अचीवमेंट हासिल कर ली तो आप सफल। ठीक है? और अगर आप उन अचीवमेंट्स तक पहुंचने में
सक्षम नहीं हो पा रहे हैं तो आप असफल कहलाएंगे। दूसरी चीज, एक बहुत ही माइनर सा, या हम कह सकते हैं बहुत ही धागे भर का फर्क आपका एक और आ जाएगा। आपने एक गोल सेट किया, एक लक्ष्य आपने सेट किया। अब लक्ष्य एक आपका होता है लक्ष्य दूरगामी, या हम कह सकते हैं आपकी एक मंजिल, दूरगामी लक्ष्य होता है, एक विजन होता है आपका। और दूसरे जो आप इस दूरगामी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे 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 लक्ष्य तय करते हैं या फिर लक्ष्य सेट करते हैं। तो मान लीजिए कि आपने आईएएस बनने के लिए, आईएएस बनना क्या है, आपका दूरगामी लक्ष्य है। अब उसके लिए आपको डेली 18 घंटे या फिर आप 10 घंटे आपको अपने जीवन के देने होंगे अपनी स्टडीज पे। आपको रिवीजन करना होगा, सुबह 5 बजे उठना, जो आपने टाइम टेबल बनाया है उसको फॉलो करना। ये आपके छोटे छोटे लक्ष्य हैं। तो अगर दिन प्रतिदिन रूप से उन छोटे छोटे लक्ष्यों को, उन लिस्ट्स को आप कंप्लीट कर पा रहे हैं, भले ही आप इस दूरगामी लक्ष्य को ना प्राप्त कर पाए, तब भी आप क्या हैं, सफल हैं। तब भी क्या है, सफल है। ये छोटा सा धागे भर का फर्क है कि लक्ष्य हमारा हालांकि दूरगामी था, लेकिन हमने क्या किया, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो लक्ष्य सेट किए हैं उनमें हमने पूर्णता अपने आप को दिया। लेकिन अपने लक्ष्य बना लिया, एक लक्ष्य बना लिया, आईएएस बनना है, उसके लिए बना लिया टाइम टेबल। टाइम टेबल में लिखा है सुबह 5 बजे उठना है, सोकर उठना है हम 7 बजे। तो हमने लक्ष्य को प्रतिपूर्ति नहीं किया, अपना जो हमने स्वयं लक्ष्य बनाया है उसको हमने नहीं पूर्ण कर पाया। आपके जीवन के 2 घंटे आपने सोने में बिता दिए। और ध्यान रखिएगा कि वर्तमान समय में की गई मेहनत ये बताएगी कि बुढ़ापे में मलमल की लुंगी पहनोगे या सूती की। ठीक है, समझ में आ गया सफल और असफल क्या। सफल वो व्यक्ति है जो अपने गोल्स, अपने सेट्स किए गए लक्ष्य हैं उनको पा लेता है। और लक्ष्य दूरगामी भी हो सकते हैं, और जो लक्ष्य हम डेली बेसिस पर बनाते हैं वो भी लक्ष्य हो सकते हैं। आ रहा है? और क्या पूछ रहे थे? सिकंदर को क्या हम सफल व्यक्ति कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते हैं। सिकंदर का साम्राज्य जब आप लोगों ने पढ़ा था, सिकंदर का एक विजन था। विजन क्या था उसका भैया? विश्व विजेता बनना। सिकंदर का लक्ष्य क्या था कि हम विश्व विजेता बनेंगे। और विश्व विजेता बनने के लिए उसने अपने सेना को संगठित किया, इतना बड़ा एम्पायर बनाया, एक्यूमेनियन एम्पायर, जो कि उसका समकालीन था। और एक्यूमेनियन एम्पायर लगभग पूरे मध्य एशिया और एशिया माइनर के क्षेत्रों में पूरा फैला हुआ था। चाइना तक उसकी बाउंड्री जाती थी। और इतने बड़े एम्पायर को सिकंदर के द्वारा ही खत्म किया गया। तो लक्ष्य की प्रतिपूर्ति के लिए अपने पूरे जीवन में ही उसने क्या किया, संघर्ष किया। हालांकि वह भारतीय सरजमीन पर नहीं पहुंच पाया, वो अलग की चीज है, लेकिन उसको सफल कहेंगे क्योंकि उसने अपने लक्ष्य की प्रतिपूर्ति के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर रखा है। और यूपीएससी की जर्नी ऐसी है कि यदि आप उसमें अपने आप को समर्पित कर देंगे तो जीवन में आपको किसी एक आयाम तक वो पहुंचा ही देगा, किसी एक ओहदे तक ही आपको पहुंचाएगा। ऐसा कहा जाता है कि यूपीएससी आपको जीवन जीने का तरीका बता। यूपीएससी में आप यदि आईएएस बन भी ना पाए तो जीवन जीने का तरीका आ जाएगा। ठीक है, चलो एक किसी भी एक व्यक्ति, जब व्यक्ति जीवन लेता है, जन्म हुआ है, तो व्यक्ति अमर 3 चीजों से होता है। 3 चीजें हैं जिनसे व्यक्ति अमर हो जाता है। बताइए 3 चीजें क्या क्या हो सकती हैं जिनसे व्यक्ति अमर हो जाता है? वेरी गुड। ठीक है, पहली चीज कि आपके कर्म,
या इसमें सीधे सीधे कह सकते हैं आपका फन। ये वो नाक वाला फन नहीं, फन का मतलब कि आपके अंदर जो क्या कह सकते हैं इसको, पर्सनैलिटी, आपके अंदर जो फन है या आपके अंदर कोई ऐसा एक अलग से डिफरेंट करने का जो आपका विजन है वो हो सकता है। दूसरी चीज क्या होती है, आप किसी ओहदे पर पहुंच जाएं, आप किसी एक ओहदे, आप एक मंजिल तक पहुंच जाएं तो आप अमर हो जाते हैं। तो आपका नाम क्या है, आप बन गए, मान लीजिए आप आईएएस बन गए, तो जगह जगह क्या है, आप लोगों के जीर्णोद्धार करने के वो लगे रहेंगे, शिलापट लगे रहेंगे, शिलालेख लगे रहेंगे कि पर्टिकुलर सड़क का निर्माण, सड़क का जो है शिलान्यास इस आईएएस के द्वारा किया गया। या आईपीएस बन गए तो किसी चौकी का उद्घाटन होगा तो वहां पे आपके नाम का शिलान्यास लगा रहेगा और लगभग 100-200 वर्षों तक वैसा ही लगा रहेगा। कहीं पे बोर्ड आप लोग गए होंगे किसी ऑफिस में, तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी कोई अधिकारी आता है तो बोर्ड में उसका नाम अंकित हो जाता है और उसमें ये बता दिया जाता है कि इतने वर्ष, इतने साल से इतने वर्ष तक इन्होंने यहाँ पर कार्य किया है। तो आप जाने के बाद भी क्या है, आपका नाम लोग देख रहे हैं, आप अमर हो जाएंगे। तीसरा क्या है कि व्यक्ति अपने शागिर्द या फिर जो उसका क्या है शिष्य हैं उनसे अमर होता है। कि जो व्यक्ति किसी या फिर अपने आने वाले, देखो शागिर्द भी कह सकते हैं, यहाँ पर एक और चीज ले सकते हैं, अपना वंश या वंशानुगत तरीके से। जैसे कोई पिता है तो पिता अपने पुत्र के किए गए कार्यों से भी क्या हो सकता है, अमर हो सकता है। आप किसी एक ओहदे पर पहुंच जाए, मान लीजिए आप आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, तो उसके बाद आपके पिता को आपके नाम से जाना जाने लगे समाज में। अभी क्या है, आपकी पहचान आपके पिता से आपकी पहचान है, कहते हैं कि उनके पुत्र हैं। कुछ समय के बाद आपके पिता की पहचान आपसे होने लगेगी यदि आप किसी एक मकाम तक पहुंच जाते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है। अब जैसे हमने बात करी कि शिष्य से, जैसे आप लोग शिष्य हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, आईएएस बन गए, नाम किसका होगा, हमारा होगा, हम अमर हो जाएंगे। ये बात अलग है कि आप लोग कुर्सी तक पहुंचने के बाद पहचाने कि ना पहचाने। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज का है मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य। अब देखिए, औरंगजेब का शासन औरंगजेब की नीतियां आप लोगों ने पढ़ रखी हैं। या हम बेसिकली बात करें तो औरंगजेब की नीतियां किस प्रकार की धार्मिक और धार्मिक कट्टरपंथी नीतियों का, धार्मिक कट्टरपंथी नीतियों का औरंगजेब ने संचालन किया, जिसकी वजह से दक्कन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और एक बड़े साम्राज्य का उद्भव होता है, जिसको हम लोगों ने मराठा साम्राज्य के नाम से जाना। मराठा साम्राज्य की स्थापना बेसिकली किस नीति पर हो रही है, हिंदुत्ववादी नीति पर हो रही है कि हम स्थापना करेंगे किसकी, हिंदू स्वराज की स्थापना करेंगे, हिंदू स्वराज की स्थापना। ये इनका प्रमुख लक्ष्य था मराठाओं का। ठीक है, मराठाओं का प्रमुख लक्ष्य क्या है, हिंदू स्वराज की स्थापना। और आप लोग ये देखे भी कि हिंदू स्वराज इसको सबसे पहले जो मुख्य इसके लीडर है, मुख्य नेतृत्व है, शिवाजी के हाथ में है। शिवाजी का मराठा साम्राज्य के अंतर्गत मुख्य नेतृत्व किसमें है, शिवाजी ने। शिवाजी के विषय में दो डेट्स आप लोग याद रखिएगा। शिवाजी का जन्म 1627 और मृत्यु 1680।
ठीक है, 1627 1680, ठीक है, शिवाजी की मृत्यु है। पिता का नाम, पिता का नाम लिखिए शाहजी भोसले, शाहजी भोसले। माता जीजाबाई, पिता शाहजी भोसले, माता जीजाबाई। जन्म का स्थान इनके है शिवनेरी, और यहीं पर शिवनेरी देवी हैं। इन्हीं के नाम पर इनका नामकरण शिवाजी के नाम से हुआ है। माता इनकी जीजाबाई है, पिताजी शाहजी भोसले हैं। इनके संरक्षक या राजनीतिक गुरु राजनीतिक गुरु जिसको हम कहेंगे संरक्षक, दादाजी कोंडे। आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु आध्यात्मिक गुरु रामदास। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि शिवाजी के दो गुरु हैं। पहले आपके संरक्षक के तौर पर भी ये कार्य कर रहे हैं दादाजी कोंडे, ये इनके राजनीतिक गुरु के तौर पर भी जाने जाते हैं, और आध्यात्मिक गुरु हैं इनके गुरु रामदास। ठीक है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे बनता है तो आसानी से आप लोग कि राजनीतिक गुरु कौन थे, तो आपके दादाजी कोंडे, और आपके आध्यात्मिक गुरु कौन है, तो गुरु रामदास है। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम साईबाई, साईबाई। 1640 में इनके साथ इनका विवाह हुआ था। टोटल रानियों की संख्या 7 है, 7 रानियां इनकी टोटल थी शिवाजी महाराज की। क्या हुआ सब? चलिए देखो, जिस समय इसमें नेट भी कनेक्ट तो रहता नहीं, लगा है भाई, वहां से पूरा नहीं रहता। सॉरी, अरब शिया डायनेस्टी है। ये बुझ रहा है? दिखाई दे रहा है मराठा किंगडम? तो बेसिकली अगर हम स्टार्टिंग फेज की बात करें मराठा की, तो स्टार्टिंग फेज में मराठा किंगडम इन क्षेत्रों तक सीमित है। इधर साइड में आप देखेंगे ये आपका बीजापुर किंगडम, या फिर सिंपल अगर हम लोग मैप बनाए तो इन क्षेत्रों में ये आपका मराठा आ जाएगा,
और इधर साइड में अगर इतना हम लेके चले तो ये आपका बीजापुर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, लिखिए प्रारंभिक सैन्य अभियान, शिवाजी के प्रारंभिक सैन्य अभियान, शिवाजी के प्रारंभिक सैन्य अभियान। शिवाजी के प्रारंभिक सैन्य अभियान। सबसे पहला अभियान है बीजापुर, बीजापुर 1643। बीजापुर में इनका सैन्य अभियान कब है? 1643 में। यहाँ पर शासक है आदिल शाह, आदिल शाह यहाँ का शासक है। और बीजापुर के सिंहगढ़ किले, में बीजापुर पर आक्रमण करके बीजापुर पे सिंहगढ़ किले को अपने शासन में, सिंहगढ़ किले पर अधिकार या आधिपत्य स्थापित कर लिया। इस समय पर शासन कौन कर रहा है? आदिल शाह शासन कर रहे हैं। इसके बाद 1654 पुरंदर किले की विजय, 1654 पुरंदर किले की विजय। देखो पुरंदर किले की विजय है, और दूसरा आगे हम लोग पढ़ेंगे पुरंदर की एक संधि भी है। ठीक है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इतना हो गया। अब यहां तक जब ये दो सैन्य अभियान होने के बाद इनकी खबर पहुंचती है कहां तक? औरंगजेब के पास। औरंगजेब के पास खबर पहुंची। औरंगजेब ने बीजापुर के ही क्षेत्र में, इनका एक प्रतिनिधि है अफजल खान, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, अफजल खान इनका प्रतिनिधि है। तो औरंगजेब ने अफजल खान से कहा कि जाओ भैया, ये जो शिवाजी हैं इनको पकड़ के ले आओ, या इनको किसी तरह से खत्म कर दो। तो अफजल खान ने संधि प्रस्ताव के बहाने से इन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि आप जो है हमारे टेंट में आइए, और संधि, हम लोग संधि के विषय में बात करनी है। संधि के बहाने से शिवाजी को अपने शिविर में आमंत्रित किया। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि शिवाजी को धोखे से मार देना। लेकिन शिवाजी इस बात को पहले से जानते थे। वो अंदर जो है बख्तर पहन के आए थे, लोहे का होता है पूरा बना हुआ। ठीक है, और साथ ही साथ उन्होंने बाघ नख का प्रयोग किया। बाघ नख एक प्रकार का हथियार होता है जिसको आसानी से क्या कर सकते हैं? अपने पाम में, अपने हथेलियों में छुपा सकते हैं। देखा है आप लोगों ने? देखा होगा बाघ नख? नहीं देखा है? देख लो। ठीक है, तो ये होता है आपका बाघ नख, इसको आसानी से पहना जा सकता है। तो उन्होंने बाघ नख को अपने हाथों में छुपा रखा था, और जब चाकू मारने का प्रयास अफजल खान ने किया तो उन्होंने बाघ नख की सहायता से अफजल खान की ही हत्या कर दी। ठीक है, अफजल खान की हत्या कर दी। अफजल खान की हत्या है 1659 में, 1659 में। अब 1659 में अफजल खान की हत्या के बाद औरंगजेब ने अपना मामा, औरंगजेब के मामा है कौन? शाइस्ता खान। और शाइस्ता खान इनके सेना प्रमुख में से भी एक थे। अफजल खान और शाइस्ता खान ये दोनों ही सेना प्रमुख में थे, एक थे। 1663 में, 1663 में शाइस्ता खान को भेजा कि आप जाओ भैया शिवाजी को किसी तरह से
शिवाजी का दमन करिए और मराठा साम्राज्य को चलिए जब ये आता है इस क्षेत्र में, उस समय जो आपके शिवाजी हैं ये कहां पर होते हैं? 1663 में शाइस्ता खान आया, शाइस्ता खान के साथ में संघर्ष होता है, लेकिन शाइस्ता खान इस संघर्ष में विजित नहीं हो पाता है। अगला लिखिए 1664 सूरत की प्रथम लूट। 1664 सूरत की प्रथम लूट। शिवाजी ने 1664 में सूरत को लूटा और वहां से संसाधनों को हासिल किया, लेकिन इसके बाद संघर्ष इनका होता है 1665 में शाइस्ता खान के बाद। शाइस्ता खान के साथ पुनः संघर्ष होता है और इस संघर्ष में इनके मध्य एक संधि आती है जिसको कहा जाता है पुरंदर की संधि। बेसिकली इस युद्ध में 1665 बेसिकली इस युद्ध में पुरंदर की संधि से पहले जो युद्ध हुआ है उस युद्ध में मराठा साम्राज्य की हार होती है और शिवाजी पर पुरंदर की संधि लाद दी जाती है। 22 जून 1665 को ये संधि हुई है, ठीक है, 22 जून 1665। उस समय आपके कछवाहा राजा हैं जयसिंह, कछवाहा राजा जयसिंह ये आमेर का शासक है जहां से आपके मान सिंह आते थे, और इन्होंने साथ ही साथ शाइस्ता खान, पुरंदर की संधि के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं लिख लीजिए। पहला, 35 में से 23 किले, 35 में से 23 किले मुगलों को दे दिए गए। टोटल 35 फोर्ट्स अब तक मराठा साम्राज्य के अंतर्गत आ रहे थे, जिसमें से 23 फोर्ट्स या 23 किले मुगलों को दे दिए गए, मुगलों को दे दिए गए। अब देखो, इसके साथ साथ औरंगजेब द्वारा शिवाजी को बंदी बना लिया गया। शिवाजी द्वारा बंदी बना लिया गया और बंदी बनाकर इनको रखा गया था जयपुर के किले में। जयपुर के किले में रखा था, जहां से 1666 में ये भाग निकले। देखो भैया, हुआ ये था, कहानी ये थी कि इस युद्ध में हार हो गई, पुरंदर की संधि हुई। 35 में से पुरंदर की संधि में 35 में से 23 किले किसको दे दिए गए? 23 किले दे दिए गए भैया हमारे मुगल्स को, मुगलों को प्रदान कर दिए गए। इसके साथ साथ किले हमने प्रदान कर दिए, इसके साथ साथ शिवाजी के बेटे को मुगलों के अंतर्गत मनसबदारी प्रदान की गई। शिवाजी के पुत्र को मुगलों के शासन के अंतर्गत ही, अधीनता में मनसबदारी प्रदान की गई पुरंदर की संधि में ही, और शिवाजी को मुगल शासन में, या हम कह सकते हैं मुगल दरबार में पदवी दी गई कि आप मुगल दरबार का एक सदस्य बनकर रहेंगे। तो जब शिवाजी मुगल दरबार में पहुंचे, तब शिवाजी को मुगल दरबार में तीसरी रैंक, यहाँ कह सकते हैं तीसरी स्तर के जो मनसबदार होते हैं, तीसरी रैंक के मनसबदार होते हैं, उनके साथ में खड़ा कर दिया। तो ये इनके सम्मान को ठेस पहुंची और वहां से ये
निकल आए, लेकिन इनको बंदी बना लिया गया और बंदी बनाकर जयपुर के किले में कैद कर दिया गया। और 1666 में जयपुर के किले से ये भागने में सफल रहे। जयपुर के किले से ही भागने में सफल रहे। अब आगे देखते हैं। जयपुर से किले से भागकर सूरत 1670 में सूरत की दूसरी लूट, सूरत की दूसरी लूट सूरत की दूसरी लूट कब हुई है? 1670 में। शिवाजी ने अपने शासन के अंतर्गत कभी अपना राज्याभिषेक नहीं कराया। इतना पूरा शासन हो गया, कभी भी इन्होंने अपना राज्याभिषेक नहीं कराया। अंतिम वर्षों में इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया। डेट लिख लीजिए। शिवाजी का राज्याभिषेक 6 जून 1674, 6 जून 1674। शिवाजी का राज्याभिषेक गंगा भट्ट के द्वारा किया गया था। गंगा भट्ट के द्वारा शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया है। अंतिम विजय लिख लीजिए। जिंजी का किला, जिंजी का किला अंतिम विजय, ठीक है। या फिर इनका अंतिम अभियान जिंजी का किला विजय है 1678। 1678 जिंजी जो है ये आपका कर्नाटक में है। जिंजी कर्नाटक 1678 और 1680 में इनकी मृत्यु है। तो देखो अब हम लोग क्वेश्चंस की प्रकृति को देख लेते हैं। क्वेश्चंस किस तरह से बनेंगे। क्वेश्चंस किस तरह से बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि शिवाजी के गुरु, इनका नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो दोनों गुरु आपको याद रखने हैं, राजनीतिक गुरु और आध्यात्मिक गुरु, ठीक है। ये आपसे वनडे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा चीज कि समकालीन शासक आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बीजापुर का साम्राज्य समकालीन है, इस पर इन्होंने सबसे पहले विजय हासिल करी। पहला सैन्य अभियान, पहला सैन्य अभियान कहां के लिए है? बीजापुर के लिए पहला सैन्य अभियान है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन रेज हो सकता है बीजापुर के सैन्य अभियान के अंतर्गत। अगला आपका महत्वपूर्ण है आपसे पुरंदर की संधि जो है, ठीक है। पुरंदर की संधि आपसे पूछी जा सकती है कि पुरंदर की संधि के अंतर्गत क्या-क्या शर्तें रहेंगी, उससे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। या पुरंदर की संधि का वर्ष आपसे पूछा जा सकता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्लियर है। अगला है शिवाजी का राज्याभिषेक किस शासनकाल में हुआ है और किसके द्वारा कराया गया है? तो आपका गंगा भट्ट के द्वारा कराया गया है। अंतिम अभियान आपका क्या है? जिंजी या कर्नाटक, ये आपका अंतिम अभियान है। अब देखो अगला शिवाजी के प्रशासन की हम लोग बात करते हैं। शिवाजी के प्रशासन में मूलतः क्या है? हिंदू सिद्धांतों पर आधारित प्रशासन। हिंदू सिद्धांतों पर आधारित है। अष्टप्रधान, अष्टप्रधान परिषद।
अष्टप्रधान परिषद क्या है कि राजा को सबऑर्डिनेट करने के लिए, राजा के कार्यों के निष्पादन में उनकी हेल्प करने के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद बनाई गई, जिसको मराठा साम्राज्य के अंतर्गत कहा गया अष्टप्रधान परिषद। ठीक है, अष्टप्रधान परिषद में कौन कौन से सदस्य होते हैं, इनका नाम लिख लीजिए। सबसे पहला है पेशवा, सबसे पहला है पेशवा। पेशवा, इसको हम लोग प्रधानमंत्री या फिर सबसे प्रमुख मंत्री के तौर पर मान सकते हैं। प्रधानमंत्री या सबसे प्रमुख मंत्री के तौर पर मान सकते हैं। पेशवा के बाद नेक्स्ट है अमात्य। अमात्य अमात्य के बाद अगला है सुमंत। अमात्य है आपका अर्थ मंत्री, अर्थ मंत्री या फिर सिंपल हम इसको कह सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। सुमंत है विदेश मंत्री, जैसे वर्तमान समय में हमारे होते हैं ना फॉरेन मिनिस्टर, तो उसी तरह से सुमंत नाम का एक पद था। सुमंत का काम क्या था, विदेश मंत्री के तौर पर कार्य करना। इसके बाद है चिटनिस। चिटनिस, चिटनिस जैसा कि इसका नाम है, चिट्ठी से संबंधित है, तो ये पत्राचार, कम्युनिकेशन मिनिस्टर। जितना भी पत्राचार का कार्यभार होगा वो चिटनिस के अंतर्गत आएगा। बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपसे पूछे जा सकते हैं वनडे एग्जामिनेशन में, बहुत इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चिटनिस क्या है, सुमंत क्या है। ठीक है, इसके बाद लिखिए सेनापति, न्यायाधीश। सेनापति और न्यायाधीश ये तो आप लोग समझ ही पा रहे हैं। सेनापति और इसके बाद आ जाता है न्यायाधीश। इन दोनों को आप लोग समझ ही पा रहे हैं। ये बेसिकली आपका किससे संबंधित है, मिलिट्री से संबंधित है, सैन्य से संबंधित है। और ये आपका किससे, आपका न्याय से, यहां कह सकते हैं जस्टिस से रिलेटेड है। इसके बाद अगला है आपका पंडित राव। पंडित राव, पंडित राव और वाकया नवीस। एक है आपका पंडित राव और अंतिम है वाकया नवीस। पंडित राव का कार्य क्या है, मुख्य धार्मिक सलाहकार है। जितने भी इनके शासन के अंतर्गत अनुष्ठान होंगे, किसी धार्मिक कार्य में इनको सलाह लेनी होगी, तो उसके लिए पंडित राव हैं। और वाकया नवीस क्या है, ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख है। गुप्तचर विभाग का प्रमुख है। जैसे कि वर्तमान समय में अजीत डोभाल है। अजीत डोभाल का नाम सुना है? क्या है? गुप्तचर और सूचना विभाग भी लिख लीजिएगा इसमें। सूचना विभाग। नेक्स्ट लिखिए राजस्व नीतियां। राजस्व नीतियां, राजस्व नीतियां के अंतर्गत देखिए भूमि के मापन की इकाई, भूमि का मापन काठी के द्वारा किया जाता है।
भूमि का मापन इनके शासनकाल में काठी के द्वारा किया जाता था। काठी क्या है? काठी एक प्रकार की मेजरिंग रॉड है या फिर एक मापक छड़ है। काठी क्या है? एक मापक छड़ है जिसके द्वारा भूमि का मापन किया जा रहा है और भूमि का मापन राजस्व को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। इसके साथ साथ भूमि को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। भूमि को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तीन श्रेणियां कौन कौन सी? पहली है आपकी धान की खेती, धान के खेत या हम सीधे सीधे धान की खेत कह सकते हैं। दूसरा है आपका बगीचे और तीसरा है आपका पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, पहला आपका क्या बताया गया है कि भैया धान के खेत हैं, दूसरा आपका बगीचे की भूमि है और तीसरा है आपका पहाड़ी क्षेत्र, बगीचे की भूमि। इसके साथ साथ दो आप लोग लिख लीजिए, एक है आपका चौथ और दूसरा है आपका सरदेशमुखी। एक है चौथ और चौथ के बाद है सरदेशमुखी। तो बताओ, चौथ और सरदेशमुखी सुना है आप लोगों ने? हाँ? अरे कर तो है। क्या ये मराठा साम्राज्य के द्वारा दिया जाता था? देखो इसमें कैच आप सिंपल समझिएगा, चौथ और सरदेशमुखी जो है, ये मान लीजिए आपका मराठा साम्राज्य है। मराठा साम्राज्य में किसी भी व्यक्ति से चौथ या सरदेशमुखी नहीं वसूला जाता। किससे वसूला जाएगा? चौथ और सरदेशमुखी मुगल और जो दक्कन के गैर मराठा राज्य, गैर मराठा राज्य जो हैं, उनसे क्या वसूला जाएगा? चौथ और सरदेशमुखी वसूला जाएगा। यहां तक क्लियर है? तो चौथ के अंतर्गत जैसे इसका नाम है, चौथ के अंतर्गत उपज का कितना भाग दिया जाएगा? 1/4 भाग। ठीक है, चौथ के अंतर्गत 1/4 और सरदेशमुखी के अंतर्गत 10वां भाग दिया जाएगा। चौथ और सरदेशमुखी में आप लोग लिख लीजिए, चौथ और सरदेशमुखी कर, चौथ और सरदेशमुखी कर मराठा साम्राज्य से नहीं बल्कि मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य और गैर मराठा क्षेत्रों से लिए जाते थे, और गैर मराठा क्षेत्रों से लिए जाते थे। क्षेत्रों से लिया जाता है। पहला लिखिए पॉइंट, नीचे स्टार बना के पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, मराठा आक्रमणों से बचने के लिए, मराठा आक्रमणों से बचने के लिए चौथ कर दिया जाता था। ठीक है, तो भैया इसमें उपज का नहीं, यहां पर आप लोग उपज का काट दीजिएगा। हाँ, यहाँ पर उपज है, काट दीजिएगा। इसमें क्या लिखा आप लोगों ने? चौथ। हाँ, यह कुल राजस्व का, सॉरी, यह भू राजस्व का, यह भू राजस्व का 1/4, यह भू राजस्व का 1/4 होता है। कंसेप्ट समझिए। चौथ क्या है? एक प्रकार का कर। किससे लिया जा रहा है? मुगलों से लिया जा रहा है और साथ ही साथ जो आपके गैर मुगल
क्षेत्र हैं, आसपास के जो क्षेत्र हैं मराठा किंगडम के, मराठा राज्यों से, उनसे लिया जा रहा है। इसमें बेसिक आपका कंसेप्ट क्या है कि ये केवल और केवल किस लिए दिया जा रहा है, ताकि मराठा आक्रमण, आप पर मराठा आक्रमण ना करें। अगर मराठा आक्रमण शैली की बात करें तो शिवाजी ने कौन सी शैली अपनाई थी, बताओ? गुरिल्ला नीति, ठीक है, गुरिल्ला आक्रमण शैली, या हम लोग गुरिल्ला युद्ध शैली भी कहते हैं इसको। तो गुरिल्ला युद्ध शैली के अंतर्गत क्या होता है, बेसिकली यह शैली जो है पहाड़ी क्षेत्रों में इस्तेमाल की जाती है और इसमें अपने शत्रु पर छुपकर हमला किया जाता है, ठीक है। तो जो भी आपके कॉन्वॉय गुजरते थे मुगल के या फिर आपके डिफरेंट गैर मराठा साम्राज्य के, उन कॉन्वॉय पर हमला करके ये उनसे धन की लूट कर लेते थे। तो ऐसे हमलों से बचने के लिए इन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम आप पे हमला नहीं करेंगे, आप हमें एक कर दे दीजिए, जिसको इन्होंने क्या कहा, चौथ के नाम से बनाया। अब देखो ये चौथ जो है, भू राजस्व का जितना भी भू राजस्व आपको प्राप्त हो रहा है, उस भू राजस्व का कितना है, 1/4 है, 1/4 आपको देना पड़ेगा, या तो 1/4 दे दीजिए, हम आप पर हमला नहीं करेंगे। अगला है सरदेशमुखी, चौथ हो गया, सरदेशमुखी। सरदेशमुखी देखिए किस लिए दिया जा रहा है, चौथ मराठा आक्रमणों से बचने के लिए है। सरदेशमुखी लिख लीजिए, यह उस भूमि पर लिया जाता था, यह उस भूमि पर लिया जाता था जिस पर मराठों ने वंशानुगत अधिकार का दावा किया, जिस पर मराठों ने वंशानुगत अधिकार का दावा किया है। ठीक है, तो आपको ऐसे क्षेत्र जिन पर मराठों ने अपने क्षेत्र होने का दावा किया है, ऐसे क्षेत्रों पर आपको एक और कर देना होता था, जिसको क्या कहा गया, सरदेशमुखी। ये एक, जहां अगर आप चौथ दे रहे हैं तो चौथ के साथ साथ आपको सरदेशमुखी भी देना होगा, यदि उस भूमि पर मराठों ने अपने वंशानुगत अधिकार का दावा किया है। सरदेशमुखी कितना है, 10% है, ठीक है, कितना है, 10% आपको एक्स्ट्रा देना होगा। अगला लिखिए, शिवाजी की सैन्य नीतियां। सैन्य नीतियां, या हम लोग कहेंगे मिलिट्री पॉलिसीज, सैन्य नीतियां। सबसे पहला हम लोग पॉइंट पढ़ चुके हैं कि सैन्य नीति के अंतर्गत सबसे पहला गुरिल्ला युद्ध नीति को अपनाया, ठीक है। अगला लिखे, मराठा घुड़सवार सैनिक 2 वर्गों में विभाजित थे। दो वर्गों में विभाजित थे। पहला वर्ग है बरगीर, बरगीर, और दूसरा है सिपह सिलहदार। पहला है बरगीर और दूसरा है सिहलदार, ठीक है। बरगीर कौन व्यक्ति है और सिहलदार कौन व्यक्ति है? बरगीर वो घुड़सवार थे जिनको राज्य के द्वारा परमानेंटली रखा जा रहा है, इसको मराठा राज्य क्या कर रहा है, स्थिर रूप से रख रहा है, उनका खर्चे का वहन भी कर रहा है। जबकि जो आपके सिहलदार है, सिहलदार किसके द्वारा रखे जा रहे हैं, रईसों के द्वारा, जो प्रांतीय क्षेत्रों में आपके लोग हैं उनके द्वारा रखे जा रहे हैं। और जब युद्ध का समय आता था तो इन सिहलदारों को युद्ध के लिए आमंत्रित कर लिया जाता था। इनका जो वहन है, इनका जो व्यय है, वो सभी इन्हीं रईसों के द्वारा वहन किया जाएगा। क्लियर है? आगे देखेंगे।
पैदल सेना, पैदल सेना में मावली, मावली लिखिए, मावली जो है वो पैदल सेना के अंतर्गत आपका पैदल सेना। शिवाजी के शासनकाल में कुल किले जो हैं आपको 240 फोर्ट्स, 240 किले टोटल संख्या आपको शिवाजी के शासनकाल में मिलेगी। अब टॉपिक डालिए, शिवाजी के बाद मराठा साम्राज्य, शिवाजी के बाद मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य हमने देखा था कि पुरंदर की संधि जब हुई थी तो पुरंदर की संधि के अंतर्गत इनके पुत्र हैं, या इनमें पहले हम लोग उसको पढ़ लेते हैं बाद में, ठीक है। लिखिए, सबसे पहला नाम संभाजी, संभाजी, राजाराम, शिवाजी द्वितीय और साहू जी महाराज। संभाराम, राजाराम, शिवाजी द्वितीय और शाहू जी महाराज, ये उत्तराधिकारी रहे हैं शिवाजी के। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संभाराम को, संभाजी को। संभाजी, ये संभाराम नहीं है, यहाँ पे काट, संभाजी। सबसे पहले संभाजी को डिस्कस करेंगे। संभाजी का शासन काल में शासन वर्ष 1680 से 1689, 1680 to 1689, 1680 से 1689 तक इनका टोटल शासन काल है। संभाजी के बारे में सबसे पहले 1689 बीजापुर और गोलकुंडा की विजय, 1689 बीजापुर और गोलकुंडा की विजय औरंगजेब के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा जो है बीजापुर और गोलकुंडा के क्षेत्र में 1689 में हमला किया गया और वहां पर विजय कर ली गई। इसके बाद इस विजय में संभाजी को बंदी बनाकर उनको मार दिया गया, ठीक है। तो जो आपका गोलकुंडा और बीजापुर का क्षेत्र था वो मराठा किंगडम के हाथ से चला गया, जो शिवाजी के समय में स्थापित किया गया था। इसके बाद शासक बनते हैं राजा राम, केवल 1 वर्ष के लिए इनका शासनकाल है राजा राम का, और राजा राम 1689 से 1700 शासन काल में रहते हैं। 1689 टू 1700 तक रहते हैं। अब देखो, जब बीजापुर और गोलकुंडा के क्षेत्र में इसने हमला किया था तो उस समय पर जो आपके
राजा राम है संभाजी, और संभाजी का पुत्र है शाहू। तो इन्होंने संभाजी को मार दिया गया और शाहू को क्या कर लिया गया, बंदी बना लिया। इनको बंदी बनाकर वो ले आया अपने साथ दिल्ली के क्षेत्र में, और यहाँ पर बंदी बनाकर रख दिया है। अब मराठा किंगडम इतना ज्यादा सशक्त हो चुका था कि मराठा किंगडम को क्रश करने के लिए, उसको दबाने के लिए, कुचलने के लिए औरंगजेब अपने अंतिम 25 वर्ष, अपने शासन के अंतिम 25 वर्ष जो है दक्कन के क्षेत्र में, हम कहेंगे दक्षिण भारत में रहा, केवल और केवल मराठा किंगडम को क्या करने के लिए, सप्रेस करने के लिए कि ये पूर्ण रूप से बढ़ ना सके। और इसी के लिए उसने संभाजी को मार भी दिया और शाहू जी को बंदी। बाद में हम देखेंगे कि इसका पुत्र जो है औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुअज्जम, वो शाहू जी महाराज को छोड़ देता है, और तब शाहू जी महाराज जो है ये आकर यहाँ पर पुनः मराठा किंगडम को अपने हाथों में लेते हैं, और फिर जो है पेशवाई का स्वर्ण काल शुरू होगा। चलिए, उससे पहले हम लोग राजा राम जो है ये चूंकि बीजापुर और गोलकुंडा के क्षेत्र से भाग गए थे, तो कोई भी आपका शासक के तौर पर एस्टैब्लिश नहीं हो रहा था, फैमिली में यही थे, तो राजा राम को शासक बना दिया गया। और इसने अपनी राजधानी जिंजी कर्नाटक में बनाया है। ध्यान रखिएगा, राजा राम के विषय में केवल एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है, इसने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित करी है, जिंजी। और जिंजी मैंने बताया था आप लोगों को कहाँ पर है, कर्नाटक में। ठीक है, जिंजी कहाँ पर है, कर्नाटक में। साथ ही साथ राजा राम ने प्रतिनिधि नामक पद की शुरुआत की। प्रतिनिधि जो आपके अष्टप्रधान परिषद है, अष्टप्रधान परिषद में 8 पद आपके जो थे, उसमें एक नया पद इसने ऐड किया गया जिसको कहा गया प्रतिनिधि। ठीक है, और परशुराम त्रयंबक, परशुराम त्रयंबक, अष्टप्रधान ने एक नया पद प्रतिनिधि इसमें जोड़ा है, और परशुराम त्रयंबक पहले प्रतिनिधि के तौर पर अपॉइंट किए गए। परशुराम त्रयंबक पहले प्रतिनिधि के तौर पर अपॉइंट किए गए। अगले हैं शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय शिवाजी द्वितीय आपके शासक बनते हैं 1700, और इनका शासन काल है 1707 तक, 1707 तक इनका शासन काल है, यानी औरंगजेब की मृत्यु के समय तक। अब देखो, जब इन शासक बनता है शिवाजी द्वितीय, तो शिवाजी द्वितीय जो है ये अभी भी नाबालिग है, अल्पायु में है। इनकी संरक्षिका बनती है ताराबाई। ताराबाई, ताराबाई क्या है, अभी इनकी संरक्षिका है। इन्हीं के शासन काल में 3 बार आक्रमण करता है औरंगजेब। डेट लिख लीजिए, 1703 में बरार, 1703 बरार औरंगजेब के आक्रमण है ये शिवाजी द्वितीय के शासन काल में। 1703 बरार, 1706 बड़ौदा, ठीक है, 1706 में बड़ौदा, 1707 में इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इसका बेटा बनता है मुअज्जम शासक, और मुअज्जम क्या करता है, शाहू जी को फ्री कर देता है कि आप जाइए और मराठा किंगडम की कमान संभालिए। तो 1707 में जो आपके मुअज्जम हैं, मुअज्जम औरंगजेब का पुत्र है, इसने क्या कर दिया, शाहू
जो आपके अभी भी बंदी हैं उनको फ्री कर दिया, बोला कि आप जाओ और आप मराठा किंगडम को संभालिए। ऐसा बोला नहीं था, मतलब फ्री कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि उत्तराधिकार का युद्ध करने के लिए आ जाएंगे। ठीक है, 1707 से 1714 तक यह युद्ध चला। ताराबाई ने क्या किया कि ताराबाई शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका है, इन्होंने अपनी राजधानी को स्थापित करके कहां पर ले आए, कोल्हापुर ले आए। ठीक है, इन्होंने समझा कि कोल्हापुर का जो फोर्ट है उसको क्या अभी इनके द्वारा भेद नहीं सकते, लेकिन जो आपके शाहू जी महाराज हैं इन्होंने कोल्हापुर में हमला करके कोल्हापुर को विजित किया और 1707 में अपने शासन की नींव रखी। ठीक है, तो अगले शासक लिखिए शाहू जी महाराज या साहू। 1707 से 1749, 1707 से 1749। इसका शासनकाल है शाहू जी, और इन्हीं के शासनकाल में पेशवाई का स्वर्ण युग आरंभ होता है, क्योंकि इनके सबसे पहले पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, और इनके बालाजी विश्वनाथ के बाद इनके दूसरे पेशवा बालाजी विश्वनाथ के बेटे बालाजी प्रथम, जिनको आप लोग बालाजी बल्लाड़ क्या बोलते हैं, बाजीराव बल्लाड़ के नाम से जानते हैं, इनके दूसरे पेशवा थे। और इसके बाद जो भी पेशवा है बेसिकली उन्होंने मराठा साम्राज्य को बुलंदियों तक पहुंचाया। यहां तक आप लोगों के लिए सारी चीजें क्लियर हैं? ठीक है, संभाजी के साथ 1689 में इनको बंदी बना लिया गया था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद इनको छोड़ दिया गया और यहाँ से आकर ताराबाई जो कि संरक्षिका थी, उन्होंने जब अपनी राजधानी को कोल्हापुर स्थापित कर लिया तो कोल्हापुर में युद्ध करके इन्होंने अपने आप को मराठा साम्राज्य का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। इसके बाद स्वतंत्र शासक घोषित करने के बाद 1713 में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा का पद, बालाजी विश्वनाथ 1713 इनके पेशवा बनते हैं। कौन? बालाजी विश्वनाथ। शाहू जी महाराज के पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ। चित्पावन कुल से संबंधित है ये। चित्पावन सेना करते उपाधि शाहू जी महाराज की, सेना करते, सेना करते। उपाधि है। एक और उपाधि जो इनको फर्रुखशियर ने प्रदान करी है, स्वराज्य का शासक। स्वराज्य का शासक ये उपाधि किसने दी है? सेना करते, सॉरी फर्रुखशियर के द्वारा। और सेना करते की उपाधि इन्होंने धारण करी है। शाहू जी महाराज के समय में बेसिक जो रूल था, तो मुख्य रूप से रूल है, शासन है, वो पेशवाई के अधीन आपका आ जाता है। ठीक है, ये केवल अपने आप को एक शासक के तौर पर इस्टेब्लिश तो कर लेते हैं, लेकिन पेशवा जो है वो इनकी शासन की मुख्य धुरी रहता है। सारी चीजें क्लियर हो रही हैं? चलो, इसके बाद केवल लिख लीजिए मराठा परिसंघ का निर्माण। और कल की क्लास में या नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें हम लोग मराठा परिसंघ को डिस्कस करेंगे। मराठा परिसंघ को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब भी आप लोगों की नेक्स्ट क्लास लगेगी। इसके साथ साथ मराठाओं की बाकी जो चीजें बची हुई हैं उनको
बैठे रहिए। की क्रांति में पहला क्वेश्चन आप लोगों ने लिखा था, कुछ और क्वेश्चन लिखा था। एक और क्वेश्चन लिखिए। 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह भारत में औपनिवेशिक शासन के चरित्र, औपनिवेशिक शासन के चरित्र और नीतियों का संचयी प्रभाव था। संचयी प्रभाव था। परीक्षण कीजिए, परीक्षण कीजिए। दो क्वेश्चन आपके हो गए, ये दो क्वेश्चन आप लोग करके लाइएगा और अपने आप से अभी आप लोग प्रयास करिएगा कि कोई ऐसा नया क्वेश्चन आप लोगों को मिलता है 1857 के रिवोल्ट से रिलेटेड, तो वो भी आप लोग करेंगे। वर्ड लिमिट आप 150 भी कर सकते हैं और 250 भी कर सकते हैं, ठीक है। और सभी बच्चों को लिखना है, जो भी भाषा आप प्रेफर करते हो उस भाषा में इसको आप लिखना है। हिंदी में प्रेफर करते हैं तो आप हिंदी लिख लीजिए, इंग्लिश में प्रेफर करते हैं तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू क्लास। रुक जाइएगा जरा, सेल्फी टाइम, फोटो रहेगी। अभी